Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we're going to talk about the most important issues of the day. पहला आर्टिकल थर्मल पावर एमिशन से रिलेटेड है. देन सेकेंड आर्टिकल जो इंडियन माइग्रेंट्स डिपोर्ट किए जा रहे हैं यूएस उससे रिलेटेड है. एंड लास्ट आर्टिकल हम मरीन हीट वेव के बारे में जानेंगे. आइए सबसे पहले इस पहले आर्टिकल का कंटेक्स्ट समझ लेते हैं. देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रेगुलेशन निकाली 2015 में कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनको अपने सल्फर ऑक्साइड के एमिशंस को कम करना पड़ेगा. तो इस एमिशन से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स बिल्ड किए गए थे जिन्हें इंप्लीमेंट किया जाना था 2017 तक, बट बार बार इन्हें पोस्टपोन किया गया. जैसे देखा जाए तो 2017 की डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया 2022 तक, फिर 2024 तक. अब यहां पर भी कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अब 2027 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है डेडलाइन को. अब यहां सिर्फ सल्फर के ऊपर फोकस नहीं था, पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मर्क्यूरी, इन सब जो पोल्यूटेंट्स है इनको भी कंट्रोल करने की हमारी कोशिश थी कि हम इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अपने थर्मल पावर प्लांट्स के एमिशंस को रिड्यूस कर सके. जैसे ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, यूएस में आपके जो नॉर्म्स हैं हम सिमिलर उसी तरह के नॉर्म्स अपने पावर प्लांट्स पे भी इंप्लीमेंट कर सके, ताकि हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं रिलेटेड टू थर्मल पावर प्लांट्स तो उनसे हम अपने आप को इनलाइन कर सकें. बट हुआ क्या कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के कारण एंड कई बार इंडस्ट्रीज की रेजिस्टेंस के कारण ये पूरा जो मुहिम है कहीं ना कहीं डिरेल हो चुका है. डिरेल इन द सेंस कि भाई 3-4 बारी इसे हमने एक्सटेंड कर दिया है एंड नाउ हमारी खुद की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवाल उठ जाता है कि पेरिस एग्रीमेंट के अंडर आप कमिट करते हैं कि आप बहुत लाइक इन्वायरमेंट को बचाने के लिए स्टेप्स लेंगे एंड एट द सेम टाइम आप एक रेगुलेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे. तो इसके पीछे एक वन ऑफ द रीजन है गवर्नमेंट ने वेरियस ओकेजन्स पे कुछ रिपोर्ट्स मांगी. जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, तो इन्होंने कहा था कि सल्फर ऑक्साइड के लिए एक पर्टिकुलर नॉर्म नहीं होना चाहिए, अलग अलग एरिया में, अलग अलग फेजेस में आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए. सिमिलरली आईआईटी दिल्ली की एक स्टडी 2022 में पब्लिश होती है. इसके अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ एयर के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करते हो. एंड इसके लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो टेक्निक यूज की जा रही है बहुत अच्छी है. देन यहां पर अगेन इसने रेकमेंड किया कि इस टाइमलाइन को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा बिकॉज कॉस्ट बहुत ज्यादा है एंड सप्लाई चेन की भी प्रॉब्लम है कि अवेलेबिलिटी हर टाइम नहीं है यहां पर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो आपका जो मैकेनिज्म है उसकी. देन नीति आयोग ने भी अपनी स्टडी में 2024 में यह कहा कि यार आप क्यों सल्फर के पीछे भाग रहे हो. इंडिया में जो कोल मिलता है उसके अंदर सल्फर कंटेंट तो बहुत कम है, तो व्हाई नॉट हम पर्टिकुलर मैटर के ऊपर यहां पर फोकस करें. तो यहां पर एक आ जाता है कि भी देखो, सबसे पहली बात तो इस पूरे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम जो आ रही है वो इसका लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है, बहुत ज्यादा कॉस्ट है एंड इवन सप्लाई चेन की लिमिटेशन है जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी हम इंश्योर नहीं कर पा रहे. एंड मोर ओवर अभी भी इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कोल से एंड कोल एक्सपैंड ही कर रहा है, रिड्यूस तो हो नहीं रहा. तो इस वजह से भी थोड़ी हमारे को यहां पर प्रॉब्लम आ रही है. अब कहा जाता है कि भी देखो, ओवरऑल हम 22 गीगावाट जो हमारी एनर्जी कैपेसिटी है इसके ऊपर तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को इंस्टॉल कर चुके हैं एंड 102 गीगावाट कैपेसिटी के ऊपर एडवांस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं. मतलब आने वाले समय में देयर विल बी लाइक फुल एंड फाइनल इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा. बट ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 50% है, तो अभी हमें एक लंबा डिस्टेंस यहां पर जाना जरूरी है. तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप यहां पे सबसे पहले तो कोशिश ये कीजिए कि देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए ओवरऑल एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए. बट यहां पर हमें सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा कि जो इन्फोर्समेंट है उस रेगुलेशन को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करो. कि भाई बार बार इस चीज को एक्सटेंड करने से क्रेडिबिलिटी जाती है गवर्नेंस की. आप इंश्योर करो कि भाई स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्ट्रिक्ट एक्शन ले जो कंपनीज
या जो थर्मल पावर प्लांट इसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आप रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग करो उसकी। मोर ओवर आप सब्सिडीज या इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हो इंडस्ट्री को, ताकि वो इस चीज को इंप्लीमेंट करे। आपको लॉन्ग टर्म में ट्रांजिट करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, क्योंकि फॉसिल फ्यूल इज नॉट द एनर्जी दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। क्योंकि अगर नेट जीरो अचीव करना है 2070 तक, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी कोल की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना पड़ेगा और लेस पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। इसमें आपको पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर बात हुई कि क्या कुछ कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने अभी तक क्या कुछ किया है। तो यहां पर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट 1986 ये इंपावर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को कि ये एमिशन नॉर्म्स को रिवाइज कर सकती है, जैसा 2015 में इन्होंने किया। मोर ओवर आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो 2019 में लॉन्च किया था, इसमें भी पर्टिकुलर मैटर की कंसंट्रेशन को 20 to 30% रिड्यूस करने की बात की थी 2024 तक। इवन परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम के अंडर आप यहां पर एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड क्लीन लाइक प्रोडक्शन के ऊपर, इसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है। साथ के साथ गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कोल वॉशिंग को, एंड रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स भी हम बहुत ज्यादा यहां पर इंक्रीज कर चुके हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भी गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए। अब ये स्टेप लेने जरूरी क्यों थे? देखिए पर्टिकुलेट मैटर या सल्फर की बात की जाए तो सल्फर एसिड रेन का कॉज करने वाला एजेंट है आपका। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके पर्टिकुलेट मैटर है ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्रिएट करते हैं, इवन अस्थमा, लंग्स कैंसर, ऐसी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इवन ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की वजह से क्लाइमेट चेंज का जो रुझान है, मींस कार्बन एमिशन है, वो आपका इंक्रीज ही होगा। अब वर्ल्ड बैंक, लेंसेंट और कई सारी इंटरनेशनल एजेंसी ने एक चीज कही है कि देखिए थर्मल पावर प्लांट से एसोसिएटेड आपकी जो हेल्थ एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज होते हैं, तो वो इकोनॉमी पे $150 बिलियन का इंपैक्ट डालते हैं एनुअली। मोर ओवर ये 16 लाख प्री मेच्योर डेथ का भी रीजन बनी थी इंडिया के अंदर 2019 में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट बहुत बड़ी है। दैट्स व्हाई वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स द ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ। So that's the thing that you have to keep in mind in this article. Now let's talk about the next article. अब देखिए यूएस में जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया, इन्होंने लोगों को डिपोर्ट करना स्टार्ट किया। और डिपोर्ट करते टाइम पैरों में बेड़ियां, हाथों में बेड़ियां, मुंह ढका हुआ। तो इस चीज को लेके ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि भाई ये कैसा इनह्यूमन ट्रीटमेंट है। तो यहां पर गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई देखो जो डिपोर्टेशन पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंगली ठीक है। अगर हम देखें तो अभी यूएस के इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कह रही है। बट ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं ये कहते हैं कि भाई ये ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट है, कि भाई बहुत अच्छा नहीं है ये ट्रीटमेंट, ह्यूमन राइट और डिग्निटी को ये कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं। तो 2009 के बाद से ही लगभग 15,000 से ज्यादा इंडियंस जो हैं इलीगली माइग्रेट जो किए थे यूएस में, उन्हें डिपोर्ट किया गया। और सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन आपको देखने को मिला था 2019 में, जहां पर 2000 से ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजा गया था। एंड ये एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उन देशों के ऊपर कि जहां से भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं उन्हें उन माइग्रेंट्स को रिसीव करना पड़ता है। अब यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसी क्या कहते हैं कि भाई उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जहां पर वो मतलब 2012 से ये इफेक्टिवली चल रहा है आपका, जहां पर वो कुछ रिस्ट्रेन लगा सकते हैं माइग्रेंट्स के ऊपर कि भाई उन्हें चेंज कर सकते हैं एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो उनका स्टैंडर्ड प्रोसेस का पार्ट है एंड उसी प्रोसेस के अंदर इन्होंने डिपोर्ट किया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब यहां पर गवर्नमेंट अपने स्टैंड के अकॉर्डिंगली ये कह रहा है कि भाई ये कोई न्यू फिनोमेना नहीं है, और जो भी इंडियंस बाहर गए हैं अगर उन्हें डिपोर्ट किया जाता है तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम उन्हें वापस लें। अब यहां पर कहा जाता है कि भाई देखो 3 मेजर केसेस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है डिपोर्टेशन के बारे में, जैसे डिपोर्ट के बारे में। तो 2005 में इन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है एंड हमें ये जरूरी है कि हम अपने डेमोग्राफिक बैलेंस को मेंटेन करें। इसके लिए इलीगल माइग्रेशन को आपको रोकना होगा और डिपोर्टेशन के ऊपर आपको फोकस करना होगा। देन
हेंस मुलर केस में गवर्नमेंट कहती है कि भाई राइट टू डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स, ये गवर्नमेंट के पास अधिकार है और ये नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में आप कर सकते हैं। इवन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश केस में 1994 में फंडामेंटल 19 तो यहां पर कहा कि आपको अवेलेबल नहीं है, बट यस आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, ये इलीगल माइग्रेंट्स के पास होता है। तो यहां पर इंडिया के अंदर कई आपके लीगल फ्रेमवर्क हैं जो डिपोर्टेशन से डील करते हैं। जैसे फॉरेन एक्ट ऑफ 1946, ये डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट के बारे में बात करता है, इलीगल एंट्रीज को रोकने की बात करता है, उसको पेनल्टी लगाने की बात करता है। देन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1995, ये फॉरेन नेशनल्स को इंडिया में इलीगल एंट्री करने से, मतलब पहले तो फॉरेन नेशंस को डिफाइन करता है और उसके बाद डिफाइन करता है कि कौन इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उसको भी ये डिफाइन करता है। देन यहां पर पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967, ये एंट्री एग्जिट मूवमेंट किसी भी फॉरेन नेशन को रेगुलेट करता है। देन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एग्रीमेंट, जैसे इंडिया यूएस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होगी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी होगी, तो ये सब भी इसी चीज से डील करते हैं। अब यहां पे अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें तो चलो ठीक है, यूएस तो रिस्ट्रेन, डिटेन और वापस भेजने की बात कर रहा है। सेम इवन यूरोप की बात की जाए तो यहां पर भी सेचेगन बॉर्डर कोड के अकॉर्डिंगली या तो आप वॉलंटरी वापस चले जाओ, नहीं तो आपको जबरदस्ती वापस भेजा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहां पर भी स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं इनके द्वारा। इलीगल माइग्रेंट्स को ये भी डिटेन करके रखते हैं, ऑफशोर रखते हैं, अपनी कंट्री में भी नहीं। कनाडा में भी वॉलंटरी डिपार्चर का आपका सिस्टम आता है और इवन अगर प्यार से नहीं जाते हैं तो फोर्स डिपोर्टेशन की बात यहां पर भी की गई है। अब देखिए यहां पर बात ये आती है, इंडिया को कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली बात करनी चाहिए यूएस के साथ, दैट वी आर नॉट सेइंग कि हम अपने लोगों को वापस नहीं लेंगे, बट एट द सेम टाइम दे शुड बी ट्रीटेड ह्यूमेनली। तो यहां पर ह्यूमेन ट्रीटमेंट डिपोर्टीज के साथ होना चाहिए। इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को आप फॉलो करो, बायलैटरल एग्रीमेंट हो, इसमें डिग्निफाइड डिपोर्टेशन हो, हम इन चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस हमें अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जहां पर स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर फोकस करें, हम वीजा जो सिस्टम है उसको और बेटर करें, एंड यहां पर फेक डॉक्यूमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए बायोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर हम देखें ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, उन एजेंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें इलीगल माइग्रेंट करवाते हैं। एंड इवन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ हमें कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने की जरूरत है। जैसे मैं एक रिसेंटली वीडियो देख रहा था, एक पर्सन है 50 लाख रुपए लगा के यूएस में चला गया, उसे अभी डिपोर्ट कर दिया गया। बट बात यहां पे ये आती है 50 लाख रुपए में तो यहां पर इंडिया में भी अपना काम स्टार्ट हो सकता है। तो द थिंग इज, अगर इतना पैसा लगाना है तो आप इंडिया में ही कोई काम कर लो, इलीगली क्यों जाना है? तो वो अवेयरनेस जनरेशन के ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। अभी रिसेंटली क्लाइमेट क्राइसिस और ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहे हैं, ऐसा हमें कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं मरीन हीट वेव्स की वजह से। अब ये मरीन हीट वेव कहाँ है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2011 के बाद से ये दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है जहां पर आपका सी सरफेस टेम्परेचर लगभग 3 से 4 डिग्री से राइज हो रहा है। अब ये जो अनोमली है ये एटलीस्ट 5 डेज आपकी रहेगी, बट ये कई बार वीक्स, मंथ और ईयर्स तक भी चल सकती है। वैसे ऑलमोस्ट अगर हम डाटा की बात करें तो हमारे को यह पता लगता है मरीन हीट वेव के डेज जो हैं वो डबल हो चुके हैं। इवन अगर आप 2010 से 2020 की बात करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी 50% इंक्रीज हो चुकी है। एंड देयर इज लाइक प्रोजेक्टेड फ्यूचर ये बताता है कि भाई 16 टाइम इंक्रीज देखने को मिल सकता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, 1.5 डिग्री सेल्सियस जो आप अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मरीन हीट वेव आपकी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ऑलमोस्ट 16% के आसपास। एंड अगर 2 डिग्री सेल्सियस राइज करता है तो ये आपका 23 टाइम इंक्रीज हो जाएगा मरीन हीट वेव का जो प्रॉब्लम है वो। अब देखिए इसका क्या इंपैक्ट होता है, इससे कहीं ना कहीं जो फिशेज है उनकी डेथ होती है, कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलती है, एंड इवन आप देखेंगे तो इससे मरीन इकोसिस्टम में क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी कम होगी तो बायोडाइवर्सिटी भी आपकी कम हो जाएगी। अदर देन दैट जो लोग
फिशर्स के ऊपर अपने लाइवलीहुड उनका डिपेंड करता है, तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, टूरिज्म के ऊपर भी असर पड़ेगा, एंड इससे साइक्लोन जैसे इवेंट्स और ज्यादा फ्रिक्वेंट हो सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।